क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पुलिस के सामने एक ऐसा मामला आ जाए जो करीब 3 दशक यानी 30 साल पुराना हो, जिसमें ना तो कोई फॉरेंसिक एविडेंस हो, ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो और ना ही कोई डायरेक्ट एविडेंस हो, ये भी कि इसमें जितने भी गवाह थे क्या वो अब जिंदा होंगे या नहीं, अगर हैं तो कहाँ रह रहे होंगे, उन्हें कहाँ ढूंढा जाए। सवाल ये भी था कि क्या सत्ता के गलियारों में उठने बैठने वालों पर कानून अलग तरीके से लागू होता है। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब हाई कोर्ट ने खुद इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को रोक दिया था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम बात कर रहे हैं सगीरा मॉर्शिद केस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। समय था 2019 का। यहाँ साल के शुरुआती दिनों में टीवी पर एक प्रोग्राम आता था जिसमें ये पुरानी अपराध की कहानियां सुनाते थे। ये शो बांग्लादेश के केबल टीवी पर आने वाले न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 पर दिखाते थे। इसके ही रिपोर्टर थे मजदूर रहमान को अपने सोर्सेस के जरिए एक अपराध की कहानी के बारे में पता चला। इन्होंने खबर को पब्लिश कर दिया। ये एक ऐसी घटना की कहानी थी जो इलाके में तेजी से फैलने लगी। जैसे भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI होती है, वैसे ही बांग्लादेश में PBI यानी पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। रिपोर्टर द्वारा पब्लिश की हुई खबर PBI के एक ऑफिसर तक पहुंची। खबर सुनकर ये भी चौंक उठते हैं। फौरन इन्होंने केस की फाइल ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद वो फाइल मिलती है। फिर ऑफिसर ने अपने डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर से बात की। इसके बाद फाइल सीधे ढाका के हाईकोर्ट भेजी जाती है। हाईकोर्ट में सारे रेस्ट्रिक्शंस कैंसिल करके वापस से मामला PBI के हाथों सौंप दिया गया और बोला गया कि 60 दिनों के अंदर ये मामला सॉल्व करके दीजिए। ये केस आज 2023 से करीब 34 साल पुराना था। 1989 का था। केस था बांग्लादेश के सबसे बहुचर्चित कांड सगीरा मॉर्शिद कांड का। चलिए एक डाइव इस कहानी में लगाते हैं। घटना 1989 की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आउटर सर्कुलर रोड के पास रजरबाग करके एक पेट्रोल पंप था। इसके ही अगल बगल के एक घर में एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, सगीरा मॉर्शिद चौधरी। उस वक्त ये 34 साल की थी। इनकी शादी हो चुकी थी। पति का नाम था अब्दुल सलाम चौधरी। ये नाम इलाके में काफ़ी बड़ा था। सभी लोग इन्हें जानते थे, सम्मान करते थे। सगीरा भी ढाका यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट थी और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में एक रिसर्चर के तौर पर काम करती थी। ये परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा था, नामी था। तो 25 जुलाई के दिन दोपहर के समय सगीरा अपने घर से निकलती हैं। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। इनका ये रोज़ के रूटीन का हिस्सा था। सगीरा और अब्दुल सलाम के 3 बच्चे थे। तीनों बच्चियाँ ही थीं। इनमें से एक बेटी थी शहारत। ये वकारन निसा नून स्कूल एंड कॉलेज नामक जगह पर पढ़ती थीं। छुट्टी के बाद इनकी माँ सगीरा ही इन्हें लेने के लिए जाया करती थीं। यही इनका रूटीन था। शहारत का स्कूल ढाका के बेली रोड पर स्थित था। घर से करीब 10.5 से 11 किलोमीटर दूर था, इसलिए सगीरा रिक्शे से ही आती जाती थीं। तो 25 जुलाई 1989 को सगीरा रोज की तरह दोपहर में अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए घर से निकलती हैं। चूँकि स्कूल दूर था तो ये किसी रिक्शे से निकली। चलते चलते रास्ते में ही स्कूल से थोड़ा पहले अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग पीछे से आकर रिक्शे के सामने खड़े हो गए। बाइक भी इन्होंने सामने ही खड़ी कर दी। रिक्शे वाले रिक्शे को रोक देते हैं। फिर एक बाइक पर बैठा शख्स बाइक से उतरकर रिक्शे के पास आया। सगीरा ने सोने के कुछ आभूषण पहन रखे थे, सोने के कंगन भी पहने हुए थे। उस शख्स ने इन कंगनों को सगीरा से छीनने की कोशिश की। बाइक से आए ये दोनों लोग चोर थे, चेन स्नैचर थे। ये शख्स सगीरा के आभूषण और उनके पर्स को झपटने की कोशिश कर रहा था, पर सगीरा इसका विरोध कर रही थी, अपने सामानों को नहीं दे रही थी। इसके बाद शख्स ने एक रिवॉल्वर निकाली और सगीरा के ऊपर 4 गोलियां दाग दी। इनमें से एक गोली हृदय के पास लगी, एक कहीं और लगी और 2 गोलियां सगीरा के साइड से निकल गईं। रिक्शे वाला ये सब कुछ देखकर सन्न रह जाता है। सारा कुछ 2 मिनट से भी कम समय में हुआ। ये घटना चलते फिरते रोड के बीचों बीच दिन दहाड़े लोगों के सामने हुई थी। फौरन कुछ लोग दौड़कर सगीरा के पास आते हैं मदद के लिए। वो दोनों लुटेरे बाइक पर सवार होकर भाग गए। सड़क पर मौजूद लोग तुरंत सगीरा को ढाका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। वैसे उन लुटेरों ने गोली मारने के बाद सोने के कंगन लूट लिए थे, लेकिन पर्स नहीं छीन पाए थे। तब तक भीड़ ही आ गई थी। इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। बांग्लादेश की पुलिस हॉस्पिटल आई। पुलिस ने पर्स से मिले डॉक्यूमेंट्स के जरिए सगीरा के बारे में पता किया। इनके पति से कांटेक्ट किया जाता है। पति अब्दुल सलाम भी बेसुध हालत में हॉस्पिटल पहुंचे। बहुत लोगों ने इस घटना को होते हुए देखा था। चश्मदीदों ने बताया कि 2 लुटेरे बाइक से आए, महिला के कंगन को लूटने की कोशिश की, नहीं दिया तो गोली मार दी। फिर वो लोग कंगन लूट कर ले गए। वैसे जिस इलाके में ये सारी चीज़ें हुई थीं, वहाँ ऐसी चेन स्नैचिंग आम बात थी, लेकिन इस तरह से किसी का कत्ल करना पहली बार हुआ। सगीरा के पति अब्दुल सलाम चौधरी इसी दिन रामना पुलिस स्टेशन में अनजान लोगों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कराते हैं। पुलिस फौरन अपनी जांच शुरू कर देती है। ये मामला हाई प्रोफाइल था। अब्दुल सलाम एक नामी शख्स थे, इलाके में रुतबा था। इनके बड़े भाई हसन अली चौधरी का भी बहुत नाम था। वो एक जाने माने डॉक्टर थे।
वैसे घर में अब्दुल सलाम की फैमिली सेकंड फ्लोर पर रहती थी और इनके बड़े भाई डॉक्टर हसन की फैमिली थर्ड फ्लोर पर। यह हुआ कि केस लोकल पुलिस नहीं बल्कि पीबीआई पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखेगी। इसके बाद केस पीबीआई को सौंप दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि चौधरी फैमिली की पहुंच कहां तक रही होगी। चूंकि मामला एक लूटपाट का था, इसलिए पीबीआई ने सबसे पहले उस एरिया में एक्टिव सारे चेन स्नैचर्स की लिस्ट तैयार की। इन्हीं में से कोई होगा। ऑफिसर्स बारी बारी पूछताछ शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने ऐसा किया भी होगा तो वो बताएगा नहीं, तो सब कुछ अच्छे से देखना था, कहीं से कुछ छूटना नहीं चाहिए। आमतौर पर इन तरह के केसेस में लुटेरे केवल सामान लूटकर चले जाते हैं, ऐसे गोली नहीं चलाते हैं। वो दौर भी ऐसा ही कुछ था कि हर किसी के पास बंदूकें नहीं होती थीं। ऑफिसर्स को लगा कि इसमें दुश्मनी का एंगल भी हो सकता है। पुलिस ने सगीरा के परिजनों से भी बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इन्वेस्टिगेशन को करीब 2 साल बीत गए। 1989 में वारदात हुई थी, अब 1991 आ गया। इसी दौरान चैन स्नैचर्स की लिस्ट में एक नाम उभर कर आता है। नाम था मोन्टू। यह भी बदमाश किस्म का इंसान था, केसेस भी दर्ज थे। पुलिस इसे ही अपना सस्पेक्ट मानती है, इसने ही गोली चलाई होगी, इसका साथी भाग गया होगा। जनवरी 1991 के शुरुआती हफ्ते में पुलिस ढाका के सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। मोन्टू को सारी घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया गया। ढाका के एडिशनल सेशन जज भी मोन्टू पर लगे चार्जेस को फ्रेम करके चार्जशीट एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी दौरान करीब 7 लोगों की गवाही भी रिकॉर्ड की गई। इन गवाहों में कुछ चश्मदीद भी थे। कोर्ट हियरिंग्स के दौरान ये लोग किसी दूसरे शख्स का नाम ले रहे थे। वो नाम था मेरूफ रजा। जब कुछ चश्मदीदों ने यह नाम सामने रखा तो अदालत में मौजूद जज समेत कई लोग चौंक जाते हैं। आखिर ये गवाह मेरूफ रजा का नाम क्यों ले रहे हैं? अगर मैं नामों को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा। मरूफ रजा उस समय के तत्कालीन होम मिनिस्टर का रिश्तेदार था, शायद भतीजा था। अब एक ऐसा इंसान जो सत्ता के गलियारों में टहलता है, जिसके अंडर में देश की पूरी सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट आते हैं, उनके ही घर के एक नौजवान 18-19 साल के लड़के का कोर्ट में नाम लिया जा रहा है। लोगों को काफी हैरानी हुई। अभी तक मोन्टू नाम का शख्स शक के घेरे में आया था। 23 मई 1991 को जज ने पीबीआई को आदेश दिया कि आप फिर से गहनता से इस केस की जांच कीजिए, जो सच्चाई है उसको बाहर लाइए। अब यह हुआ कि पुलिस को मेरूफ रजा से पूछताछ करनी पड़ेगी। आखिर उसे किसी के कहने पर कैसे पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। पर अदालत का प्रेशर था, तो जैसे तैसे पुलिस ने मेरूफ रजा को उठा लिया, उससे पूछताछ की। पर यहाँ से कुछ खास पता नहीं चलता है, कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मेरूफ रजा को छोड़ देते हैं। आगे अदालत को रिपोर्ट दिया जाता है कि मेरूफ रजा से कोई जानकारी नहीं मिली, उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये अदालत के ऊपर है कि पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार करे या मना कर दे। यहाँ कोर्ट मना कर देती है। पहले केस में केवल एक नाम था, मोन्टू। अब 2 नाम आ गए, मोन्टू और मेरूफ रजा। आखिर दूसरे का नाम कैसे आया? कोई तो वजह होगी ही। कोर्ट पुलिस से कहती है कि आप फिर से इन्वेस्टिगेट करिए। अब यहाँ पर पुलिस क्या करे? इन्होंने नए नाम आए मेरूफ रजा को सस्पेक्ट मानकर तफ्तीश दोबारा शुरू कर दिया। यहाँ एक तो हाई प्रोफाइल केस जिसमें इलाके के नामी लोग शामिल हैं, दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान का नाम सामने आया जो देश के होम मिनिस्टर का करीबी रिश्तेदार है। मीडिया के लोग भी इस केस को लेकर एक्टिव हो जाते हैं। अब तो रोज अखबारों में हेडलाइंस छपने लगी, होम मिनिस्टर के रिश्तेदार का नाम भी आने लगा। बार बार पुलिस के मेरूफ से पूछताछ करने, बार बार अखबार में इसका नाम उछलने से मेरूफ परेशान होने लगा। ये सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। इसने कोर्ट में अर्जी लगाई कि पुलिस वाले इसे बार बार परेशान कर रहे हैं, नाम उछाल रहे हैं, परिवार का नाम भी खराब हो रहा है। मेरा तो केस में दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, ना ही मेरे खिलाफ पुलिस को कोई सबूत अभी तक मिला। 2 जुलाई 1991 को ढाका हाईकोर्ट मेरूफ रजा की अर्जी को स्वीकार कर लेती है। इन्होंने सेशन कोर्ट में चल रही कार्रवाई को, केस की इन्वेस्टिगेशन को, तफ्तीश की प्रक्रिया को 6 महीनों के लिए रोक दिया। आगे 27 अगस्त 1991 तक इसी हाई कोर्ट ने सगीरा मौशद केस को टेम्परेरी रोक दिया, जब तक कि पिछले नियम पर कोई ऑर्डर इशू ना हो जाए। ये दुनिया के जुडिशियल सिस्टम में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कत्ल जैसे संगीन क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया हो। खैर, अब जब केस की इन्वेस्टिगेशन थम गई तो पीबीआई क्या करे? केस की फाइल को ये रख देते हैं। वो दौर भी ऐसा ही कुछ था कि उस समय डीएनए टेस्ट, फॉरेंसिक की किसी भी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ऐसी चीजें पुलिस के पास आई ही नहीं थी। समय गुजरने लगा, पुलिस दूसरे केसेस में चली गई। सगीरा के परिजन भी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, सगीरा के दुख से उबरने लगे। पर फिर भी पति अब्दुल सलाम केस को रीओपन कराने की कोशिश कर रहे थे। इसमें ना तो सगीरा के कातिल का पता लग पाया था और ना ही मोटिव का। आखिर सगीरा को मारा क्यों? वक्त गुजरने के साथ वारदात को हुए लगभग 30 साल बीत गए। 2019 का साल आ गया। अचानक से 2019 के शुरुआती दिनों में एक न्यूज़ चैनल 24 सगीरा के साथ घटित घटनाओं की कहानी लोगों के सामने बताता है। ये भी बताया कि हाईकोर्ट ने उस समय केस को टेम्परेरी रोक दिया था। आज 30 साल हो गए, वो केस अभी भी रुका ही हुआ है। अब ये शो पहुंचता है पीबीआई में आए एक नए ऑफिसर के पास। हाल ही में इनकी केस वाले इलाके में ड्यूटी लगी थी। इन्होंने रामना पुलिस स्टेशन से सगीरा मौशद की सारी फाइल्स मंगवाई। पीबीआई के जरिए केस वापस से हाईकोर्ट गया।
हाईकोर्ट ने खुद के फैसले के कांटों को हटाकर केस के रास्ते को साफ कर दिया ताकि पीबीआई को उस पर चलने में आसानी हो। हाईकोर्ट ने पीबीआई को यह भी आदेश दिया कि 60 दिनों के अंदर ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। पुलिस फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इस बार वक्त बदल चुका था, ऊपर से किसी का प्रेशर नहीं था, ना पॉलिटिकल प्रेशर था और न किसी और का। हाँ, हाईकोर्ट का प्रेशर जरूर था। हाईकोर्ट का ये फैसला आने के बाद फिर से अखबारों और न्यूज़ चैनल्स में ये केस दौड़ने लगा। पीबीआई की नई इन्वेस्टिगेटिव टीम केस को पढ़ना शुरू कर देती है। इसमें कितने लोगों पर चार्जेस लगे थे, कितनों ने गवाही दी थी, सबूत क्या थे, घटना की पूरी कहानी क्या थी। सब कुछ पढ़ने और समझने के बाद ये हुआ कि आखिर तफ्तीश कहाँ से शुरू करें, किससे बात किया जाए। कोई ऐसा ठोस सबूत भी नहीं था। गवाहों ने गवाही दी थी, पता नहीं अब वो लोग कहाँ होंगे। 30 साल बीत गए, वो जीवित भी होंगे या नहीं। कुल मिलाकर केस में बस एक ही नाम दर्ज था जिसके खिलाफ पहली बार चार्जशीट दर्ज की गई थी, मोन्टू। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं था। ऑफिसर्स ने सोचा कि जहां से केस बंद हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ, वहीं से इस केस की शुरुआत की जानी चाहिए। क्यों उस समय के गवाह महरूफ रजा का नाम ले रहे थे? पुलिस क्यों उससे पूछताछ कर रही थी? उसने हाई कोर्ट जाकर केस को क्यों बंद करा दिया? आखिर ये आदमी इन्वेस्टिगेशन को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा था? अगर ये बेगुनाह होता तो ये सब कुछ नहीं करता। इसका इस केस में जरूर कोई ना कोई हाथ होगा। पुलिस मोन्टू का पता लगाकर उससे बात करती है। ये भी 50 से 55 साल का हो चुका था। इससे बात करने पर कुछ नहीं मिला तो पुलिस इसे केस से हटा देती है। अब फोकस किया गया महरूफ रजा के ऊपर। इसको ही सस्पेक्ट मानकर केस को आगे बढ़ाते हैं। इसका सारा बैकग्राउंड खंगाला जाता है। ये पहले काम क्या करता था, किन लोगों से इसके कॉन्टेक्ट थे। इसके ही पैरेलल ये भी था कि उन गवाहों ने इसका नाम क्यों लिया। अब उन गवाहों के बारे में पता किया जाता है। उनमें से तो कुछ की मृत्यु हो गई थी, कुछ जीवित थे। इन्हीं लोगों को ढूंढकर बातचीत किया गया। ये लोग भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। सगीरा के पति और बेटियों से बात किया जाता है। इन लोगों से पूछताछ करने पर सामने आया कि सगीरा की अपने जेठानी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में चुभते थे। वैसे किसी घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होना कोई नई बात नहीं है। जहां ऐसे देवरानी जेठानी, सास बहू, ननद भाभी के रिश्ते होंगे, वहां लड़ाई झगड़े होते ही हैं। ये आम बात है। अब तो कम होते हैं, लेकिन पहले बहुत होते थे। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं लगी। इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पुलिस उस जगह पर भी कई बार गई जहां पर सगीरा को गोली लगी थी। घटना को रिक्रिएट करने की ये लोग सोच ही रहे थे। तभी एक ऑफिसर के दिमाग में आया कि वो रिक्शा वाला कहाँ पर है जिसके रिक्शे में सगीरा बैठी हुई थी, जहां उन्हें गोली लगी। केस फाइल को देखते हुए गवाहों की लिस्ट में उस रिक्शे वाले का नाम और एड्रेस मिला। ये जमालपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। अभी तक इसकी उम्र 55 साल हो चुकी थी। पुलिस की एक टीम जमालपुर गई, पर यहाँ से रिक्शा वाला नहीं मिलता है। केस में कुछ मुखबिर वगैरह भी काम कर रहे थे। मुखबिरों ने पता लगाया कि रिक्शे वाला अब ढाका में रहता है, लेकिन इनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। पुलिस रिक्शे वाले को ढूंढने का तरीका निकालती है। पहले ये पता किया गया कि 1989 के दौर में कौन कौन से लोग ढाका में रिक्शा चलाते थे। कुछ बूढ़े बुजुर्ग मिले, इन्होंने बताया। इनके जरिए ढाका के पुराने रिक्शे वालों का पता चला। ऐसे करते करते पुलिस उस रिक्शे वाले तक पहुंचती है। पुलिस ने इससे बात किया। इन्होंने बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आप पूछिए। इसके बाद पुलिस इन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। इनसे अच्छे से बात किया जाता है, बयान को दर्ज किया जाता है। इन्होंने बताया कि उस दिन रिक्शे में बैठाकर महिला को स्कूल की तरफ ले जा रहे थे, जहां पर महिला ने जाने को बोला था। स्कूल से कुछ कदम पहले ही बाइक सवार 2 लोग आए। उनमें से एक उतरकर रिक्शे के पास आता है। महिला ने बाइक पर सवार एक लड़के को बोला, अरे तुम यहाँ कैसे, यहाँ क्या कर रहे हो? तभी पास आए शख्स ने महिला के कंगन और पर्स को छीनने की कोशिश की। नहीं दिया तो गोली मार दी। फिर दोनों भाग जाते हैं। यहाँ से पुलिस को कुछ खटकता है। महिला ने उस लुटेरे के साथी को ऐसे क्यों बोला? कहीं वो उसे जानती तो नहीं थी? ये केस अभी तक लूटपाट के दौरान किए गए कत्ल की तरह चल रहा था, लेकिन अब रिक्शे वाले के बयान से एक नया ट्विस्ट आ गया। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश लग रही थी। शायद उन कातिलों ने गुमराह करने के लिए लूटपाट करने वाली कहानी बनाई। उम्र के हिसाब से वो अभी 18-19 साल के बच्चे लग रहे थे। वो ऐसा प्लान नहीं बना सकते। जरूर उनके साथ कोई ना कोई और भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन वो कौन हो सकता है? अब पुलिस को इन दोनों लोगों के साथ बाकी इन्वॉल्व लोगों का भी पता करना था। एक बात तो कंफर्म थी कि सगीरा का एक जानने वाला कत्ल में शामिल था और उसकी उम्र भी कम थी। अब पुलिस ने सगीरा के फैमिली बैकग्राउंड को खंगालना शुरू कर दिया। इसके कलीग्स के बारे में भी पता किया गया जहां पर ये काम करती थी। सगीरा के मायके से लेकर ससुराल तक के लोगों को देखे गए। वो होम मिनिस्टर का रिश्तेदार महरूफ रजा का जब बैकग्राउंड निकाला गया तो पता चला कि ये इसी तरह के गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व था। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर वो एक क्लिनिक में इलाज कराने के लिए गया। वो क्लिनिक किसी और का नहीं बल्कि सगीरा के पति के बड़े भाई यानी सगीरा के जेठ हसन अली चौधरी का था। ये पता चलते ही सीधे पुलिस हसन अली और इसके परिवार की कुंडली निकालती है। कुल मिलाकर बस यही चीज सामने आई कि सगीरा की इसकी जेठानी यानी हसन अली की पत्नी सायदतुल महमूदा अलाज शाहीन से नहीं बनती थी। सगीरा और शाहीन दोनों में झगड़े होते थे। शाहीन का बैकग्राउंड देखते देखते इसका भाई मिला।
अनस महमूद अलायस रिजवान। पुलिस ने सोचा कि एक बार इससे पूछताछ किया जाए। इसकी बहन से सगीरा के झगड़े चलते थे। संदेह के आधार पर पुलिस इसे उठाने का फैसला करती है। अब तक ये 53 साल का हो चुका था। 10 नवंबर 2019 को इसे ढाका के रामपुरा से हिरासत में लेते हैं। 12 नवंबर तक धानमंडी से हसन अली और इसकी पत्नी शाहीन को भी हिरासत में ले लिया गया। इस समय हसन शहर से बाहर गए हुए थे। पुलिस इनका वेट करती है। इत्तेफाक से ये इसी दिन घर पर आ गए। पुलिस ने इन्हें उठा लिया। 13 नवंबर तक बेली रोड के रेजिडेंस से मरूफ रजा को भी उठाया गया। इन लोगों को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाती है। थोड़ी सख्ती दिखाने पर ये चारों टूट जाते हैं। इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। इन्होंने ही सगीरा का कत्ल किया और कराया था। दरअसल बात कुछ यूँ थी कि सगीरा और शाहीन में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। भले ये अलग अलग फ्लोर पर रहते थे, फिर भी इनमें झगड़े चलते थे। इनके झगड़ों ने तब बड़ा रूप ले लिया जब एक दिन सगीरा के घर में काम करने वाली एक बाई जहीनुर बेगम नाम की महिला ने शाहीन के दरवाजे पर गलती से थूक दिया। शाहीन से बहुत माफ़ी भी मांगी जाती है, पर ये स्वीकार नहीं करती। फिर इसने बदला लेने के लिए अपने घर के सारे कूड़े कबाड़ सगीरा के दरवाजे पर फेंक दिए। इससे दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। शाहीन ने ठान लिया कि अब ये सगीरा को सबक सिखाएगी, उसको नहीं छोड़ेगी। अब ये अपने पति हसन अली पर दबाव बनाने लगी कि कुछ करो, किसी को ढूंढो जो सगीरा को सबक सिखाए। हसन अली भी सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इसकी पत्नी जिद कर रही है। एक दिन डॉक्टर हसन के क्लिनिक में महरूफ रजा आता है। हसन जानता था कि ये बड़े घराने से है, ये कुछ कर सकता है। डॉक्टर हसन ने महरूफ से बात की, सारी चीज़ें बताईं। ये मान जाता है। 1989 में 25,000 बांग्लादेशी टका में कत्ल की सुपारी फिक्स की जाती है। हसन और इसकी पत्नी शाहीन ने मिलकर अनस उर्फ रिजवान को भी बुला लिया, जो शाहीन का भाई था। इसको बोला गया कि महरूफ की मदद करो। अब दिन आता है 25 जुलाई 1989। अनस और महरूफ बाइक से रिक्शे पर बैठी सगीरा के पास जाते हैं। अनस बाइक चला रहा था। बाइक इसने रिक्शे के सामने रोक दी। महरूफ बाइक से उतरता है और सगीरा के पास आता है। सगीरा अनस को देखकर पहचान गई क्योंकि ये इसकी जेठानी का भाई था। ये खुशी से अनस को देखकर बोलती हैं कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। महरूफ ने सगीरा से इसके सोने के कंगन और पर्स छीनने की कोशिश की। इनका प्लान कत्ल का था, ना कि छीना झपटी का। लूटपाट करना था ताकि चश्मदीदों को लगे कि ये स्नैचिंग का केस है, जो कि इलाके में होता रहता है। महरूफ ने सगीरा को गोली मारी और अनस के साथ बाइक पर बैठकर भाग गया। साथ में इन्होंने सगीरा के कंगन भी ले लिए थे। चूंकि महरूफ का संबंध देश के होम मिनिस्टर से था, इसलिए कुछ लोग इसे पहचान गए थे और सेशन कोर्ट में इसका नाम ले रहे थे। 14 नवंबर 2019 तक पीबीआई के ऑफिसर्स मीडिया के सामने ये केस रख देते हैं। 17 जनवरी 2020 को पीबीआई इंस्पेक्टर 4 लोगों के खिलाफ 1309 पेजेस की चार्जशीट तैयार करके ढाका के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबमिट करते हैं। 9 मार्च तक सेशन कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार कर ली। अब सगीरा के जेठ, जेठानी, जेठानी के भाई और महरूफ के खिलाफ मुकदमा शुरू होता है। सुपारी लेने वाला कातिल महरूफ रजा हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर करता है कि कत्ल करते समय यह नाबालिग था, इसके ऊपर जुवेनाइल की तरह कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इसके पिटीशन को 7 अक्टूबर 2020 को खारिज कर दिया, क्योंकि इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पर 10 मार्च 1971 की जन्मतिथि मेंशन थी। कत्ल करने की डेट थी 25 जुलाई 1989, यानी उस समय इसकी उम्र 18 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। 2 दिसंबर 2020 तक सेशन कोर्ट इन चारों के ऊपर लगे चार्जेस को तय करती है। अभी केस की हियरिंग्स चल रही हैं। बीच में कोविड-19 आ गया था तो ऑनलाइन सुनवाई हुई। तो इस तरह से 30 साल पुराने केस को पुराने मेथड्स के जरिए ही सॉल्व कर दिया गया, केवल पूछताछ करते करते हैं। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।